Bismillahirrahmanirrahim. Beta, let's move on to our last lecture, last chapter, which is न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में आपको वो कहता है कि जी आपने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ना है. अच्छा बेटा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए. कोई भी कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते इन नेचर, जो होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, यानी वो किसी भी चीज़ से या किसी सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या फिर डिके हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, तो वो रेडिएशंस अपने अंदर से खारिज करते हैं. तो इस जो अमल है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिके होने का अमल जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है. और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये नेचुरल होता है, और तो इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं. वो कहता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन whereby protons repel each other through electrostatic force due to their positive charges. देखिए बेटा, एक आपको पता है एक एटम है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स बिकॉज दे आर न्यूट्रल. ठीक है, अब इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पैक्ड है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी क्या कहती है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस. ठीक है, इन कंट्रास्ट न्यूक्लियाई बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स थ्रू अनदर स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी. वो कहता है कि इसके बरअक्स क्या होता है, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, इस जो न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को. तो जो न्यूक्लियस है समझो वो भी एक मतलब अट्रैक्शन, एक बाइंडिंग है. मतलब न्यूक्लियस जब बना है वो मतलब उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, इस तरह का है कि वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी है उसकी, जो ये न्यूक्लियॉन्स को यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है. दीज टू फोर्सेस कम्पीट विद ईच अदर. बेटा देखिए, नेचर का उसूल है कि जब जो चीज़ होती है उसकी ज़िद भी मौजूद होती है. ठीक है, उसका तज़ाद भी मौजूद होता है. दिन है तो रात है, ज़िंदगी है तो मौत है. ठीक है, इसी तरह जब इसको एक चीज़ रिपेल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसको तोड़ना चाह रही है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस की अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियाई की. न्यूक्लियाई इज़ सिंपली न्यूक्लियस की प्लूरल. ठीक है, तो क्या करता है ये न्यूक्लियस जो है ये मतलब समझ लो जिस तरह अर्थ है अपने गिर्द चीज़ों को खींचती है, ये भी क्या करता है अपनी तरफ उसने इसको खींच के रखा हुआ है ताकि न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ये न्यूट्रॉन्स को ज़ाहिर करें जो खाली नो चार्ज वालों को. ठीक है, तो ये उसको बाइंड करके रखती है. ठीक है, अब बेटा क्या होता है, ये दो फोर्सेस जो हैं, एक तोड़ने वाली फोर्स है और एक बाइंड करने वाली फोर्स है. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को compete करती हैं, लीडिंग टू वेरियस न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी. क्या करती है ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लीड करती है. देयर आर ओनली सर्टन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयरिंग दैट फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियाई. कहते हैं कुछ ख़ास न्यूट्रॉन प्रोटॉन की पेयरिंग्स हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनाती हैं. एज अ रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस. वो कहता है जो बात मैंने आपसे कही थी पहले भी कि देखिए जब हमने टेबल बनाया था तो हमने कहा था कि जी प्रोटॉन से तादाद न्यूट्रॉन्स की ज़्यादा है. वो कहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो में होना क्या चाहिए कि न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, इनकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए ताकि क्या हो जाए, जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो बने. यानी कम अज़ कम ये होना चाहिए कि दोनों जो है वो बराबर हों. न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. वो कहता है कि जी सम प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स आर मोर स्टेबल देन अदर्स इन अ न्यूक्लियस इफ़ द न्यूट्रॉन नंबर इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट प्रोटॉन फॉर ऑल डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स. वो कहता है कुछ
आइसोटॉप्स जो हैं कुछ में ऐसा होगा कि ज़्यादा स्टेबल होंगे और कुछ कम स्टेबल होंगे, ठीक है। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ग्राफ को छोड़िए, ये इतना अहम नहीं है, इसको एक बार बस देख लीजिएगा कि जी स्टेबल आइसोटॉप की बात करता है और एक जगह अनस्टेबल आइसोटॉप की बात करता है। और वो कहता है कि जी जो स्टेबल आइसोटॉप है उसका जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं, वो इक्वल हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। और वो कहता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं उसमें क्या है, वो दोनों साइड को लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के दोनों साइड को डिफरेंट वेज में बेंड करते हैं, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर आप देख सकें, मैं ग्राफ नहीं बनाना चाह रही, मैं शायद बना भी नहीं सकती इस तरह से। अच्छा ये देखिए, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए, ये वो कहता है जी लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है, और ये एक ग्राफ है जो न्यूट्रॉन्स हैं n और प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है। देखो अगर तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो एक न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान में आप अगर एक ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह से शो होगा आपको। सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना, ऑब्वियसली जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इसकी जो स्टेबिलिटी है, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, वो ये शो करता है बिस्मथ की, ठीक है। Z=83 है और यहाँ पे H दिस है, कार्बन दिस, ऑक्सीजन दिस। तो जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है वो किस तरह से निकाली गई कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्रोजन की, फिर कार्बन की, ऑक्सीजन की, डिफरेंट एलिमेंट्स की उसने क्या किया, स्टेबिलिटी देखी कि जी किस पॉइंट पे ये स्टेबल है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हो? मैं समझाती हूँ मज़ीद भी, थोड़ा सा समझिए, फिर हम सम अप करेंगे जब इस टॉपिक को, तो आपको मज़ीद समझ आएगी। देखिए बेटा, उसने क्या किया, बस ये समझिए अभी कि जब उसने लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कैसे ड्रॉ की, ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए ना माइंड में। जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो इंसान बेहतर तौर पर उनको याद कर सकता है, ठीक है। देखिए उसने पहले n=z वाली लाइन बनाई है, ये किसी काम की वैसे नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए उसने एक लाइन ऑफ स्टेबिलिटी ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी पे लाई करेंगे वो स्टेबल होंगे, और जो आगे पीछे जाएंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। ये देखिए वो कहता है स्टेबल आइसोटॉप्स कौन से हैं, ब्लू वंस, एंड द पिंक वंस आर अनस्टेबल आइसोटॉप्स। सो दिस ब्लू लाइन हेयर थोड़ी सी वो फ्लक्चुएट हो रही, थोड़ी बहुत वेरी कर रही है फ्रॉम दिस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो उससे थोड़ा बहुत वेरी कर रहे हैं, यानी थोड़े से ऊपर चले गए, थोड़े से नीचे चले गए, वो कौन से हैं, वो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। एंड दिस ये जो बार्स हैं जो पिंक कलर की हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं, ये शो कर रही है अनस्टेबिलिटी को, यानी कोई जो एलिमेंट इस लाइन से जितना हटता जाएगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। वापस आते हैं उसी बात पे, उसने ये लाइन कैसे शो देखी, ठीक है। ये देखिए उसने कार्बन को देखा और इसको देखा कि हाइड्रोजन को देखा और उसको देखा कि जब वो स्टेबल कब है, यानी उसका मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप क्या है। नेचर में अबंडेंस जो सबसे ज़्यादा आइसोटॉप होता है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने बात की ड्यूट्रियम और ट्रेटियम से ज़्यादा प्रोटियम जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की आप लाइन देखिए, ऑक्सीजन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो रही है, मिल रही है ना। तो ये वाली जो लाइन है वो ऑक्सीजन बिल्कुल उसके ऊपर लाई कर रहा है, कार्बन भी उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन में 6 ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि मुझे फिगर्स याद नहीं रहते कभी, तो ये देखिए अगर तो 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और 6 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन का एटम स्टेबल रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं ना, बजाय इसके कई सारे नहीं, 4 है, ठीक है, 4 है प्रोटॉन्स और 4 है न्यूट्रॉन्स, तो ये स्टेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर जितने भी हैं मेरा ख्याल है उसका एटॉमिक नंबर है 16, तो 8 है शायद, वो टेबल देख लीजिएगा, ठीक है।
तो उसमें देखिएगा कि अगर तो बराबर है तो वो स्टेबल है, मतलब सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, जिनके बराबर थे, वरना न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल हो। अब ये देखिए, ये चीज़ इस तरह से नहीं है कि मतलब ज़्यादा होना पड़ेगा, ज़्यादा करने पड़ेंगे, नो, इट्स नॉट आर हेडेक। बस वो ये कि वो जो नेचर में इस तरह से पाए जाते हैं जिनकी या तो रेशो बराबर होती है या फिर क्या होती है, जिनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। वो कहता है देयर आर टू मैनी और फ्यू न्यूट्रॉन्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हो सकता है कि किसी में न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हों और किसी में बहुत कम हो। तो इस मुश्किल सी लाइन का साफ मतलब ये निकलता है कि आपके पास प्रोटॉन्स जितने भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं और बहुत कम भी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। इन दैट केस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अच्छा, मज़े की बात, मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रॉन्स जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं 4 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 16 है, तो ये देखिए रेशो अनस्टेबल हो गई। तो एक है बहुत कम, ये देखिए अगर एक्स रेशो वाई की बात करें तो इनको थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, या ये बराबर हो या ये तो ये थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, और ये ज़्यादा हो जाए, या ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा कम है, अगर आप देख सकते हो एक मिनट, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर ये कम है, चलो ये केस डिस्कस कर चुके हैं, ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा फ़र्क, इनकी रेशो जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कहता है इन दैट केस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, या अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो गए तब भी अनस्टेबल, अगर बहुत कम हो गए तो भी अनस्टेबल। थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा या बराबर होना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा एंड इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके, और क्या होना शुरू हो जाएगा, रेडियो एक्टिव डिके होना शुरू हो जाएगा टू गेट रिड ऑफ एक्सेस एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो उस एनर्जी को लूज़ करने के लिए उसको रेडियो एक्टिव होना पड़ेगा। वो कहता है जी, इफ़ एन आइसोटोप अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके इज़ कॉल्ड रेडियो आइसोटोप और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट या कोई आइसोटोप, देखिए अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आपको डेफिनेशन वो कहने को कहता है तो आप कहोगे इफ़ एन एलिमेंट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके इट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और अगर आइसोटोप की बात करता है तो आइसोटोप बेटा इज़ नथिंग। आइसोटोप क्या है, आइसोटोप क्या है, एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट वो है, एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है एक, ठीक है, पूरा, ठीक है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है। मैं देख नहीं पा रही कि मेरा हाथ नज़र आ रहा है कि नहीं, आई होप नज़र आ रहा था पहले भी। अच्छा खैर, ठीक है, ये हाइड्रोजन पूरा ना एलिमेंट है सारा। तो अब क्या है जी कि इसमें हो सकता, इसमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 3 है, ठीक है तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट ही ना। तो अगर ये एलिमेंट वैसे हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो एक स्टेबल एलिमेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल के साथ समझा रही हूँ कि अगर ये एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है तो आपको जी हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन अब ये इसके आइसोटॉप्स हैं, अगर इसमें से ये वाला आइसोटॉप रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटॉप रेडियो एक्टिव नहीं है, ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला रेडियो एक्टिव है, तो आपको कहोगे कि जी ये जो है ना ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, यानी कोई आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव डिके का शिकार है तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बन जाएगा, ठीक है तो वो एलिमेंट ही, ये भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, हमने ये पढ़ लिया जी, एक जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या करता है, वो जो रेडिएशंस हैं उनको खारिज करता रहता है, ठीक है, तो उसको खारिज करते करते जब रेडिएशन हमने पढ़ी ना, एनर्जी पढ़ी, अब वो आपको बताना चाहता है कि किस टाइप की एनर्जी, ठीक है, वो कहता है टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा रेज होती हैं। वो कहता है टू एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद द वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिस्कस्ड अबव, जो उसने ऊपर डिस्कस किया है ग्राफ, उसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसको वो मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इट हैज़ दीज सेलिएंट फीचर्स एज गिवन बिलो, इट इज़ नॉट साइलेंट, इट इज़ सेलिएंट,
दरवाजे को, ठीक है, कि इस चीज़ के जो 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 किसी चीज़ से डिस्टिंग्विश करते हैं उसको, ठीक है। स्टेबल आइसोटॉप्स लाई अलोंग द विद द स्टेबिलिटी लाइन, ठीक है। तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लाई अलोंग विद स्टेबिलिटी लाइन, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये लाई करते हैं अलोंग विद स्टेबिलिटी लाइन, ठीक है। ये हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है, वाइट बोर्ड पे लिख के। अच्छा चलिए, ठीक है। उसके बाद बेटा वो क्या बात करता है कि जो आइसोटॉप्स हैं जो अबव हैं स्टेबिलिटी लाइन से, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं टू बी स्टेबल, टू मैनी न्यूट्रॉन्स टू बी स्टेबल। मतलब देखिए ना बेटा, ये बनाना ही पड़ गया मुझे। खैर देखिए बेटा, ये एक लाइन है n=z की, जहाँ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है। जो पिंक वाली लाइन वो ड्रॉ करता था, यानी इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इफ़ यू कैन सी इट, ठीक है। तो बेटा वो क्या कहता है कि जो ये वाले एलिमेंट हैं अबव वाले, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखिए अब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है, z यहाँ है और n, सॉरी माय बैड, यहाँ है n और नीचे है z, ठीक है। तो n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नाम से वाज़ेह है ना, और प्रोटॉन्स को z लिखा जाता है क्योंकि बस कन्वेंशन है, ट्रेडिशनली z लिखा जाता है क्योंकि इसको n लिखा गया है ना। प्रोटॉन्स को p नहीं लिखा जाता, z लिखा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज शोन विद द अल्फाबेट z, ठीक है। अब इसके अंदर जो अबव है, जो अबव द स्टेबिलिटी लाइन है, वो क्या है, उनके अंदर टू मैनी प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, इतने ज़्यादा कि वो स्टेबल ही नहीं रह सकते, ठीक है। तो द डिके ऑफ बीटा यानी इलेक्ट्रॉन बी नेगेटिव एमिशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे। बीटा जो है यानी रेडिएशन को नाम दिया गया, ठीक है, बीटा नेगेटिव, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे निकलने इसकी एमिशन होगी तो जो न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे। अब वो कहता है आइसोटॉप्स बिलो द स्टेबिलिटी लाइन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, वो क्या है, बिलो द स्टेबिलिटी लाइन है। इनको क्या हुआ, इनके अंदर बहुत कम न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। बिलो वालों का क्या है, लेस, टू लेस, टू इज बेटर मतलब नेगेटिव सेंस में ना, बहुत ही ज़्यादा कम, टू लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी इसके अंदर इतने कम न्यूट्रॉन्स हैं कि वो स्टेबल ही नहीं रह सकता। इस केस में क्या होगा, बीटा पॉजिटिव रेडिएशंस यानी पॉजिट्रॉन्स, अब ये नोटिस कीजिएगा कि प्रोटॉन्स नहीं, पॉजिट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एमिट कर देगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए बेटा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसके रेशो में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर जो रेशो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। वो कहता जी हैवीएस्ट आइसोटॉप्स प्रोटॉन नंबर z इज़ ग्रेटर देन 83 डिके बाय अल्फा एमिशंस, कहता है जो बहुत ज़्यादा हैवी आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन नंबर जो है वो 83 से ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, अल्फ़ा एमिशन होती है, ठीक है। z अगर 83 से बढ़ जाए तो क्या होगा, अल्फ़ा एमिशन, ठीक है, अल्फ़ा रेडिएशंस क्या होंगी, खारिज होंगी। अभी बेटा ये कोई उसूल कोई इस तरह की बात नहीं, नेचुरल चीज़ है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया उसने डिफरेंट के। अगर बीटा कब हो रही है उसने देखा कि बीटा पॉजिटिव कब हो रही है, बीटा नेगेटिव कब हो रही है और अल्फ़ा कब हो रही है, ठीक है।
तो उसने उन चीज़ों को देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पता चला कि ये जो स्टेबिलिटी लाइन से ऊपर थे इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स थे, ये जो है वो स्टेबिलिटी लाइन से नीचे थे और इनके अंदर बहुत कम न्यूट्रॉन्स थे। और इसके अंदर क्या है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर वो हैवी आइसोटॉप्स है ना, तो उसके अंदर क्या है, अल्फा इमिशन हो रही है। कहता मैनी अदर इनफ्रीक्वेंट टाइप्स ऑफ डीके, बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट टाइप्स ऑफ डीके हैं यानी सच एज स्पॉन्टेनियस फिशन, न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है। वो कहता जी इस तरह के कुछ जो है वो डिकेज भी हो सकते हैं जिससे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जिससे एलिमेंट्स जो हैं वो डिके हो जाते हैं। मतलब और भी वजूहात हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस फिशन हो सकती है और न्यूट्रॉन एमिशन हो सकती है। अब ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फिशन क्या होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं, कहता जी नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन क्या होती है, कहता टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ 3 types of radiations alpha, beta and gamma radioactive sources placed inside an electric field। देखिए वो चेक करना चाहता है कि अल्फा बीटा गैमा नेचर क्या है रेडियो एक्टिव एमिशन की, यानी जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो किस तरह से खारिज हो रही है, यानी किस तरह की एनर्जी खारिज हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो डीके होता हुआ आइसोटोप है जो रेडिएशंस खारिज कर रहा है, उसको क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। रेडिएशन एमिट होती है और वो 3 कंपोनेंट्स में बदल जाती है, अल्फ़ा बीटा और गैमा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उन्होंने बनाया है, एक क्लोज्ड उसको शो किया है ना, क्लोज सिस्टम को, ठीक है। उसके अंदर जी एक उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूजुअली डेंजरस, तो इसलिए उसने रेड से शो किया। अब बेटा वो जो उसकी रेडिएशंस हैं वो हर तरफ फैलेंगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो वो क्या होगा, ऊपर को निकलेंगे ना, स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स। लेकिन क्या किया है उसको, उसने उस जो निकलने वाली रेडिएशन है उसको उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ये इसकी रेडिएशंस थी, सीधी जा रही थी, लेकिन अब उसने क्या किया, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनक्लोज कर दिया, जहाँ ये यहाँ समझ लो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर अगेन यही बात कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स भी हो सकते हैं बैटरी के, और चार्ज प्लेट्स भी हो सकती हैं। अब आपको इस लेवल पे आके इतना पूरी फिज़िक्स की बुक पढ़ने के बाद ये बात पता होनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब ये बहरहाल पहले जो इस तरह था, अब इलेक्ट्रिक जब फील्ड आपने अप्लाई कर दी तो क्या होगा, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के बजाय स्प्लिट हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जो बेटा गैमा रेडिएशंस होती हैं वो जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती हैं इवन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो अल्फा रेडिएशंस है वो टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, अल्फा बेटा कहते ही पॉजिटिव को, ठीक है। अल्फा जो रेडिएशंस होती हैं वो पॉजिटिव रेडिएशंस होती है, तो वो क्या होंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी नेगेटिव साइड से। और जो इसी तरह बीटा रेडिएशंस हैं, बीटा आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, ठीक है, बीटा रेडिएशंस, तो वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट हो जाएंगी और उस तरफ को बेंड हो जाएंगी, ठीक है जी। इस अभी तक जो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके ज़रिए हमें ये पता चला कि इसमें 3 तरह की रेडिएशंस जो हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट होती हैं। अच्छा जी, वो आपको रिजल्ट्स बताता है। अल्फ़ा है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, while the plate is थोड़ी सी उसने मुश्किल बात लिखी है, कहता है अल्फ़ा डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड, अल्फ़ा जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, while the plate is positively charged।
बीटा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज रिफ्लेक्टेड मोर इन अ फील्ड दस लाइटर देन अल्फा पार्टिकल्स। ये मुश्किल बात कर रहा है और थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। बहरहाल आप इसको थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू कीजिए। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अल्फा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये यही लाइन लिखोगे तो आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। आपने जो आपको समझ आती है ना वो आपने लिखनी है कि अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गए। गैमा जो रेज हैं वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अपनी वो चेंज नहीं करते, ठीक है। और जो बीटा है वो क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर दीजिए ताकि वो समझ आए कि ये थोड़ा देर से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो बीटा है वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। गैमा जो है वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फर्दर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका चार्ज क्या है, उनका चार्ज किस तरह का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपेरिमेंट से पता चला, फर्दर एक्सपेरिमेंट से पता चला, देखिए हमने अभी नेगेटिव चार्ज की बात कर ली थी और स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अल्फा की बात अभी तक हमने नहीं की कि अल्फा क्या, कौन से अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, बस हमने ये बात की कि पॉजिटिव होते हैं। फर्दर रिसर्च से, फर्दर जो एक्सपेरिमेंट से उनसे पता चला कि जी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो न्यूक्लियस हैं किसका, हीलियम एलिमेंट का, ठीक है। एक एलिमेंट है हीलियम, सेकेंड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर इस जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर दो ही प्रोटॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, जितना 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था लेकिन पॉजिटिव में। अब यहाँ पे आपने कभी 2e नहीं लिखना, पॉजिटिव साथ लिखना है वरना नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी बजाय +2e की बजाय आप यहाँ पर लिखो पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर लिख लो पॉजिटिव 2e ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पॉजिटिव लाजमी लिखना है। बुक के ऊपर ना इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए, एक साइड पे जगह उसको लिख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बीटा रेडिएशन इज स्ट्रीमलेट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हमने पहले ही बात कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। गैमा रेडिएशंस आर फोटॉन्स दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। फोटॉन्स होते हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि हाई एनर्जी वाले होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रिलेटिव आयनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन। अब ये मुझे बताइएगा कि ये पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन तो नहीं है आपके उसमें, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि 20 का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि 20.3 नेक्स्ट टॉपिक है जो शामिल है। अच्छा बेटा, बैकग्राउंड रेडिएशन, वैसे बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, ये थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं बेसिक टॉपिक के, ठीक है बेटा। बैकग्राउंड रेडिएशंस वो नेचुरल रेडिएशंस हैं जो सराउंडिंग्स से आती हैं, यानी कोई एलिमेंट है, कोई भी मतलब देखिए एक एलिमेंट है, हो सकता है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी और वैसे ही आम तौर पे भी हमारे गिर्द भी जितने भी हम मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। और रेडियो एक्टिव होने की वजह से हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें भी रेडिएशंस
नेचुरल रेडिएशंस पाई जाती है, तो उनको आप उन रेडिएशंस को क्या कहते हो, बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है इन सम एरियाज ओवर हाफ ऑफ दीज रेडिएशंस कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव रेडॉन। अब उसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ, विच इज़ रेडॉन, सिंबलाइज्ड एज Rn, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 86 और एटॉमिक मास है 222। हमने अभी पढ़ा था कि 83 से ज़्यादा वाले रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है रेडॉन गैस है रॉक सीपिंग एंड सम टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट। मतलब कुछ ये कहाँ से आती हैं रेडिएशंस जो हैं, वो ज़्यादातर रेडॉन से आती हैं, रॉक्स में से आती हैं, और ग्रेनाइट भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से आती हैं। Our planet is also exposed to radiation from outer space, cosmic radiations consisting of electrons, alpha particles and larger nuclei। क्या है जी, जो हमारी अर्थ है उसको सिर्फ अंदर से रेडिएशंस का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वो एक्सपोज्ड है आउटर रेडिएशन से भी, कॉस्मिक रेडिएशन से भी। ठीक है। जो आसपास के जो करीबी सितारे हैं या कुछ इस तरह के स्पेस में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कह लो, बंचेस कह लो, जो मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर कह लो, टुकड़े हैं जो स्पेस में भी मूव कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन होती है कॉस्मो रेडिएशन जो है वो करते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते हैं, तो वो भी अर्थ तक पहुंचती हैं। ठीक है। उसमें उसने बताया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद द एटम ऑफ इन द एटमॉस्फेयर। जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जो स्पेस से आ रही हैं, वो क्या होता है, इंटरेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के साथ और हमारे ऊपर एक शावर ऑफ रेडिएशन क्रिएट कर देती हैं, इंक्लूडिंग एक्स रेज, म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो ये हमारे जो है हमारी हवा के में मौजूद हैं सारे। अच्छा जी, वो कहता है रेडियो एक्टिव एमिशन occur randomly over space and time. Spontaneous decay is process in which environmental factors cannot influence। वो कहता है जी स्पॉन्टेनियस डिके जो है, यानी इसमें टाइम का और एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसी भी जगह रख दें, वो मतलब आप उसके रेडियो एक्टिविटी को रोक नहीं सकते। ठीक है। आप उसको, जो उसका न्यूक्लियस है ना, वो डिसइंटीग्रेट होके ही रहेगा, और जो उसका जो प्रोसेस है वो टाइम से और प्रेशर से, टेम्परेचर से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता। ठीक है। आप उसको रोक भी नहीं सकते और प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है। और अदर जो फिज़िकल कंडीशंस हैं उनसे भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। सम न्यूक्लियाई जो हैं वो बहुत जल्दी डिके होते हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत स्लो डिके होते हैं। A random decay is a process in which exact time of decay of a nucleus cannot be predicted। ठीक है। रैंडम डिके की डेफिनेशन वो देता है, कहता है जी देखिए डिटेक्ट कैसे किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को। हाफ लाइफ का टेबल आपको वो टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहता, उसमें हमें बेहतर तौर पे समझ आ जाता, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा क्या होता है कि अब देखिए फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया आपने, उसमें 5 ग्राम आपने रेडॉन रख लिया और टाइम नोट कर लिया जी, हमने 10 बजे ये टाइम नोट किया था, ये 5 ग्राम है। आपने इसको छोड़ दिया, आप इसकी रेडियो एक्टिविटी को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है। वो बस हार्म क्रिएट कर सकती है लोगों के ऊपर, अदरवाइज़ आप इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि रेडियो। अब कुछ देर बाद, मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1 घंटे बाद 11 बजे ये क्या हो जाए, 2.5 ग्राम रह जाए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी हाफ लाइफ है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में ये आधा रह जाता है। एक आम जहन में ये बात आ सकती है कि अगले आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, अगले 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगले आधे घंटे में ये इससे आधा रह जाएगा, यानी 1.25 ग्राम रह जाएगा।
उससे आगे अगले घंटे में ये उससे भी ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह डिके होता जाएगा, ठीक है। और आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब एग्जैक्टली ख़त्म हो गया वो, ठीक है। लेकिन एक टाइम होगा कि आपको उसको सर्टेनिटी, उसको पक्का पता होगा कि अब ये ख़त्म हो गया। कहता है अ डिटेक्टर लाइक गीगर मुलर ट्यूब कैन डेमोन्स्ट्रेट द रैंडम नेचर बाय ऑब्जर्विंग द काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। गीगर मुलर एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है बेसिकली, जिन्होंने एक ट्यूब बनाई थी जिसमें आप उसको एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रख सकते हो, उसकी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन को वो ऑब्जर्व करता है और आपको बता सकता है कि जी वो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। वह ना GM ट्यूब एब्रिवेशन है, इज प्लेस्ड नियर अ रेडियोएक्टिव सोर्स द काउंट्स आर इरेगुलर। जब उसको बहुत करीब रखा जाता है तो काउंट्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। ईच काउंट्स रिप्रेजेंट अ डिके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। द वेरिएशन ऑफ काउंट रेट ओवर टाइम ऑफ अ सैम्पल रेडिएशन सोर्सेस प्लॉटेड ऑन ग्राफ। वो आपको ग्राफ बना के दिखा रहा है। अगर एक एलिमेंट है वो स्टेबल होगा तो उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं होंगी, लेकिन अगर वो रैंडम नेचर होगी रेडियोएक्टिव डिके की, यानी वो ग्राफ जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है जी। वो कहता है कि यू कैन सी फ्लक्चुएशंस ऑफ इन काउंट रेट अगेंस्ट टाइम। आप उसका काउंट रेट देख सकते हैं और उस टाइम के अगेंस्ट उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। वो कहता है कि एविडेंस प्रोवाइड करता है ये ग्राफ कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है रैंडमली नेचर में जब फाउंड होता है वो क्या करता है, डिके हो जाता है ओवर स्पेस इन टाइम। ओवर स्पेस इन टाइम का मतलब है कि मतलब टाइम और स्पेस का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो होता रहेगा। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कर सकते हो, इसको कंक्लूड कर सकते हो दो हाइपोथेसिस को कि द टाइम ऑफ डिके कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप टाइम ऑफ डिके जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से उसकी पेशीन गोई नहीं कर सकते कि ये कब डिके होगा। द डायरेक्शन इन विच रेडिएशन इज एमिटेड इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन। आप उसकी डायरेक्शन भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि जी इसकी जो रेडिएशंस हैं वो किस सिमत में जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हाफ लाइफ का टॉपिक आपका शामिल नहीं है। उसके बाद आपके लास्ट 2 टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्योंकि इनको इकट्ठा पढ़ना ज़रूरी है।